हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो इस चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर है, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि चालक, अर्धचालक और कुचालक या इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को ऊर्जा बैंड के आधार पर कैसे उनको अलग किया जाता है। मतलब डिफरेंस पढ़ेंगे तीनों में ऊर्जा बैंड के आधार पर। ठीक है ना? किसके आधार पर? ऊर्जा बैंड के आधार पर हम देखेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस, ऊर्जा बैंड के आधार पर डिफरेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ठोसों में जो ऊर्जा बैंड की थ्योरी क्या है। ठीक है, अभी तक हमने उसके बारे में जो पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था, वो डिफरेंस ये था कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के आधार पे हमने उसमें डिफरेंस पढ़ा और कुछ उसकी बेसिक चीज़ें पढ़ी। सेमीकंडक्टर का महत्व क्या है ना, क्यों वो महत्वपूर्ण है बाकी चालक पदार्थों से। तो वो महत्व और भी आगे आएगा, वो तो उसकी एक डिफिनीशन थी और किस रीजन से इसका उपयोग बढ़ गया है और किस रीजन से निर्वातित जो नलिकाओं पे आधारित जो उपकरण थे वो क्यों फेल हो गए। तो इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऊर्जा बैंड क्या होता है, ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है, ठोसों में ऊर्जा बैंड का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे कि ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या पढ़ेंगे। ठोसों में ऊर्जा बैंड, ठोसों में ऊर्जा बैंड, ठीक है ना, यानी ठोसों का बैंड सिद्धांत। ठोसों का बैंड सिद्धांत क्या है, ठीक है ना, ये ऊर्जा बैंड क्या है, इस चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके सिंपली के लिए हम लोग है सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स का एग्जांपल लेंगे। जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जिसको हम लोग सिंपल सिलिकॉन होता और जर्मेनियम होता, तो हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का एग्जांपल लेकर के इसको पढ़ेंगे कि ठोसों में जो है ऊर्जा बैंड क्या होता है। ठोसों में ऊर्जा बैंड यानी ठोसों का जो ऊर्जा बैंड का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल हम लेंगे सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, ठीक है ना, जिसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, इसका 22 होता है। तो हम किसी एक का यानी दोनों का जो स्ट्रक्चर है लगभग एक जैसा है, क्योंकि दोनों के बाहरी कक्षा में जो है एक एक 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, दोनों के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो स्थिति है वो 2, 8, 4 और इसमें होती है 2, 8, 8, 4। ठीक है ना, इसमें अगर देखा जाए तो 1s2, 2s2, p6, 3s2, 3p2, ये ऊपर जो बता रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसी तरह से इसका भी बनेगा। ठीक है ना, हम किसी एक पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कोश के आधार पर, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सबसेल के आधार पर। एक सेल होती है, उसके भीतर भी सबसेलें होती हैं। ठीक है ना, एक सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी सारी एनर्जी जो है वो इक्वल होती है बोहर के सिद्धांत से। बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु मॉडल क्या कहता है? बोहर का जो परमाणु मॉडल है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो उसके कक्षा पे निर्भर करती है। करेंगे मतलब कक्षा पे, हर कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है ना,
जैसे हम ऊपर की कक्षाओं में चलते जाते हैं उनकी एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। और उनकी एनर्जी लेवल को हम जो है एक पैरेलल लाइन से दिखाते थे, यानी इस तरह से ग्राफ दिखाते थे पैरेलल लाइन से। मान लो एनर्जी का जीरो लेवल या हाइट एनर्जी बताता था, ठीक है ना। पहले कक्षा की एनर्जी, दूसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तीसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉन की, चौथे कक्षा के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो बोहर का जो परमाणु मॉडल था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए था, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एक ही इलेक्ट्रॉन ही हो, एक ही कक्षा हो, ठीक है ना। यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड था। अब इसमें क्या है कि जो सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये चारों इलेक्ट्रॉनों की उस कक्षा में जो एनर्जी क्या होगी, अगर वो आइसोलेटेड हैं, विलगित एटम्स है, तो सबकी एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी लगभग। हालांकि किसी दो पेयर इलेक्ट्रॉन के किसी दो पेयर की जो एनर्जी सेम नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे लगभग सेम होगी क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं। तो ये चारों की एनर्जी एक होगी। अगर हम उसको एनर्जी लेवल से दिखाएं तो मान लीजिए हम नीचे की कक्षाओं की बात ना करें, इसको अगर जीरो लेवल मानते हैं तो इस तरह से दिखा सकते हैं चारों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ये हाइट क्या है, एनर्जी बता रहा है। उसी तरह से जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में परमाणु के 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो चारों के क्या होते हैं, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स है तो उनकी एनर्जी क्या होगी, चारों की लगभग एक जैसी होगी, ठीक है ना, सर्वसम होगी एक तरह से, ठीक है। अब अगर हम इसमें एसपीडीएफ यानी सबसेल की बात करें तो अफबाउ के नियम के अनुसार जो होता है कि सबसे अगर ऊर्जा की बात करें तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में होते हैं, फिर उसके बाद आने वाले 1s में होते हैं, फिर 2s में होते हैं, p में होते हैं, फिर 3s शुरू होता है, 3p शुरू होता है, फिर इसके बाद 4s होता है, d है, इस तरह से आते जाते हैं। और जैसे जैसे वो सेल उपसेल आते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा उसकी ज़्यादा होती जाती है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी इस वाले से कम होगी, p के जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी s वाले से ज़्यादा होगी। यहाँ पे जैसे p में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा s में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ऊर्जा स्तर को बाद में अफबाउ ने आया जो केमिस्ट्री में है वो एसपीडीएफ से दिखा दिया, ठीक है ना। हम कक्षा वाइज दिखाएंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर होगी, यानी कि मान लीजिए इसकी जो इसमें कक्षाएं कितनी होंगी, इनमें अगर देखा जाए तो n बराबर 3 कक्षाएं होंगी और इनमें क्या होगी 4 कक्षाएं होंगी। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एनर्जी लेवल क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन किसी हर एक कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होती है, एक ही। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी कि प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, समान होती है। और वो कक्षा तब बदलते हैं जब उनको बाहर से एनर्जी मिलती है उस लेवल की, यानी कि एक कक्षा और एक कक्षा दोनों के अंतर की बराबर अगर एनर्जी उनको मिलती है तब वो इसको छोड़ करके यहाँ आते हैं, ठीक है ना, तब कक्षा बदलते हैं। यानी उसमें अगर रहते हैं तो वो बिना एनर्जी इमिट किए या अवशोषित किए उसमें घूमते रहते हैं, यानी कक्षा नहीं बदलते हैं और उसमें रहते हैं। तो उनमें रहने वाले जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक। हमें यहाँ पे क्रिस्टल के फॉर्म में एनर्जी को पढ़ना है, ठोस के फॉर्म में, क्योंकि हमें एलिमेंट का क्रिस्टल यानी जर्मेनियम के क्रिस्टल मिलते हैं और सिलिकॉन के क्रिस्टल मिलते हैं। तो क्रिस्टल फॉर्म में जब एटम्स दूर दूर होते हैं तब इनकी बात होती है। जब वो पास आकर के एक एक्चुअल डिस्टेंस पर आकर के क्रिस्टल फॉर्म करते हैं तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसके बारे में बात करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसकी तीसरी कक्षा होती है, इसकी चौथी कक्षा होती है। बात ये करते हैं यहाँ पे कि
इसमें जो है किसी भी एटम्स के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है। बाहरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 4 हैं, यानी 8 होने का मतलब होता है कि उनके पास स्पेसेस मतलब प्लेसेस जो हैं 8 हैं। अवस्थाएं कितनी हैं? 8 हैं। और उन 8 अवस्थाओं में मतलब इनकी जगह इनके पास जो होती है वो 8 होती है इलेक्ट्रॉन के रहने की एसपीडीएफ के रूप में, जिसमें 4 है और 4 अवस्था क्या है? खाली है। यानी 4 अवस्थाओं पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लेकिन 4 अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी कि वहां इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनके लिए जगह खाली है। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन है तो उन प्लेसेस पे आ सकते हैं एसपीडीएफ के रूप में, ठीक है ना। तो इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और 4 इनको और चाहिए होता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। मतलब है कि एटम जब स्टेबल होने के लिए कम से कम बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों के रहने की जो जगह है वो 8 होती है, जिसमें 4 जगह भरी हुई है और 4 जगह क्या होती है? खाली है, ठीक है ना। और जब ये एटम के फॉर्म में होता है तो किसी यस के दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। पी के दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। और पी में कितने अवस्थाएं इलेक्ट्रॉन के रहने की? 8 है, 6 है। और यस में कितनी होती है? 2। ये तो पूरा भरा हुआ है, इसमें 2 है तो इसका 4 क्या है? खाली। 4 क्या है? खाली, ठीक है ना। इसमें जगह होती है इलेक्ट्रॉन के रहने की 6, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पे हैं, 4 खाली है, नहीं इनके पास 4 अवस्थाएं हैं खाली हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 अवस्थाएं भरी होती हैं। एस की 2 अवस्थाएं होती हैं इलेक्ट्रॉन रहने के लिए और दोनों के दोनों क्या है? भरी है, दोनों स्थान उसके भरे हैं। इसके 6 स्थान में से 2 भरे हैं और 4 खाली हैं, यानी 2 भरे हैं और 4 खाली है ना। यानी कि 2 भरे हुए और 4 क्या है? खाली। अवस्थाएं कितनी होती हैं? कुल 6। इसमें कितनी अवस्थाएं? 2 हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों से भरी होती है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज नीचे लिख लेते हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। चलिए अच्छा, बाद में हम उसको बताएंगे कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि परमाणु की बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संयोग में भाग लेते हैं, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, उनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिएक्शन में भाग लेते हैं, यानी आसपास के एटम्स के इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो जो रिएक्शन में भाग लेते हैं वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु के बाहरी कक्षा में होते हैं। अंदर वाली कक्षाओं से हमें नहीं मतलब है, ये फुलफिल हैं, ये डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं। चाहे एटम्स पास आ करके अगर क्रिस्टल भी बनाते हैं तो ये इनकी ऊर्जा में कोई डिस्टर्बिंग नहीं होती क्योंकि फुलफिल हैं, अस्थाई मौजूद है, मस्त है एकदम इनकी, है ना। और ये जो है इन स्टेबिलिटी इनकी नहीं है क्योंकि स्टेबल होने के लिए कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 की कमी है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये रिएक्शन कर सकते हैं अपने ही जैसे एटम्स के साथ, तभी जा करके क्रिस्टल बनता है, ठीक है ना। तो ये सहसंयोजकता करके सहसंयोजक बंध द्वारा अपने ही सिलिकॉन के ही परमाणु से सहसंयोजक द्वारा बंध करके एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, स्टेबल फॉर्म में आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब होता है कि सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब 8 प्लेसेस होते हैं, उन 8 प्लेसेस में 4 प्लेस पे इलेक्ट्रॉन है और 4 प्लेस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन के रहने की जो स्थान है वो 8 है। उन 8 में से 4 पे हैं, 4 पे नहीं है, यानी 4 भरे हुए हैं, 4 खाली है, ठीक है ना। 4 है और 4 खाली। और इनके
ऊर्जा लेवल की बात किया जाए तो अगर हम देखें कि केवल हम बाहरी कक्षा की बात करें तो बाहरी कक्षा में इनके दो लेवल पाए जाते हैं ऊर्जा के, एक एस का लेवल पाया जाता है, एक पी का लेवल पाया जाता है, जिसको हम लोग कक्षीय चक्रण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षीय क्वांटम संख्या, सॉरी चक्रण नहीं, कक्षीय क्वांटम संख्या। तो S के लिए वो L बराबर 0 अवस्था होता है और P के लिए L बराबर 1 अवस्था होता है। उसी तरह से D के लिए L बराबर 2 होता है, F के लिए L बराबर 3 अवस्था होता है। तो यहाँ पे ऊर्जा की जो अवस्था है SPDF के रूप में, मतलब इसकी एनर्जी जो लेवल की है वो भिन्न भिन्न होती हैं। सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी होती है। ठीक है ना। तो S के इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा लेवल जो होता है वो 0 होता है और P के इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा लेवल जो कहा जाता है वो L बराबर 1 होता है। ठीक है ना। तो जब ये एटॉमिक फॉर्म में होता है तो दो ही ऊर्जा लेवल्स पाए जाते हैं। कितने ऊर्जा लेवल्स? दो। एक 0 लेवल कहा जाता है और एक L बराबर 1 लेवल, यानी 0 लेवल और 1 लेवल ही इसकी हम बाद वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अंदर वाले की नहीं। ठीक है ना। तो दो ही लेवल ऊर्जा के पाए जाते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि जब परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं, जब परमाणु एक दूसरे के निकट आकर के कोई ठोस बना लेते हैं, यानी कोई क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं, तब इनकी जो एनर्जी होती है बाहरी इलेक्ट्रॉनों की, वो जब एटॉमिक स्टेट में होते हैं तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर कोष की बात करें तो बाहरी कक्षा के चारों इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सम होती, मतलब एक जैसी होती। SPDF, SP के रूप में बात करें, SPDF उपसेल के बात करें तो S वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एक जैसी होती है और P वाले में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एक जैसी होती है। इनका ऊर्जा लेवल अलग, इनका ऊर्जा लेवल अलग होता है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, तो जब ये निकट आते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं, तो इनकी कक्षाएं क्या होती हैं? पास पास आ जाती हैं। कक्षाएं क्या होती हैं? पास पास आ जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ए बाहरी कक्षा को हम केवल दिखा रहे हैं, एक एटम्स है प्लस इसमें कितने हैं? 14 है। उसी तरह से दूसरी सिलिकॉन का परमाणु आता है। ठीक है ना। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है। पहले क्या थे, जब अकेले थे मस्त चारों घूम रहे थे, इनके पास जो भी एनर्जी थी, ठीक है ना, चारों की समान एनर्जी थी। लेकिन जैसे ही एटम इसके पास आ गया दूसरा वाला, तो अब क्या हो गया कि इन चारों इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी होगी वो क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई, मतलब बदल गई, यानी अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि आप लोगों ने पहले पढ़ा कि किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R होती है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षाओं में अपनी पोटेंशियल एनर्जी के कारण न्यूक्लियस से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल एनर्जी के कारण जो है बांधे रहता है, या कह लें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बांधे रहता है। इनके पास इतना एनर्जी नहीं होती है कि अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर चले जाएं। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है इनके पास, ठीक है ना, जिसको बंधन ऊर्जा कह लीजिए, वो उससे बंधे होते हैं। जब इनको बाहर से एनर्जी मिलती है तभी ये अपनी कक्षा को छोड़ के जा सकते हैं, यानी कि इस समय इनके पास जितनी ऊर्जा है उससे कहीं एक्स्ट्रा एनर्जी इनको मिलेगी तभी कक्षा छोड़ेंगे। ठीक है ना। तो जब एटम्स एक दूसरे के पास पास आते हैं तो इन चारों इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो अलग अलग हो जाती, भिन्न भिन्न हो जाती।
क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि इनके बीच कहने का मतलब है कौन सा फोर्स लगता है, ये देखिए चारों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इनमें रिपल्सिव फोर्स लगता है, और ये जो नाभिक है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो एनर्जी होती है, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जिसके कारण ये अपने कक्षा के चारों ओर घूम रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और उनके चार्ज पे डिपेंड करती है। तो देखिए अगर इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो इसके आ जाने से चारों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चारों, अगर हम कहें कि इसकी बात करें अगर इस इलेक्ट्रॉन की, तो इस इलेक्ट्रॉन से इसकी दूरी अलग, इसकी दूरी अलग, इसकी दूरी अलग, इसकी दूरी अलग और नाभिक की दूरी अलग, ठीक है ना। तो इन चारों के वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी भिन्न, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी भिन्न, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और। तो कहने का मतलब है कि जब वो एटॉमिक फॉर्म में था तो चारों की एनर्जी जो पहले एक जैसी थी, अब किसी नेबरिंग एटम के आने से, मतलब सिलिकॉन के जैसे एटम आने से, अब उसी चारों इलेक्ट्रॉनिक की एनर्जी क्या हो गई, बदल गई। यानी कि पहले अगर हम एसपीडीएफ की बात ना करें तो पहले इन चारों इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी लेवल एक था, पहले इन चारों इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी लेवल क्या था, एक था। लेकिन इनके आ जाने से, इनके आ जाने से क्या हो गए, चारों इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेवल 4 टाइप के हो जाएंगे, यानी कि 4 एनर्जी लेवल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि अब इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी। मतलब इन चारों की, जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन की कुछ और हो जाए, और सारे इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी लेवल होगा। मतलब है कि 4 एनर्जी लेवल हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 4 एनर्जी लेवल हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि सिलिकॉन क्रिस्टल के अगर n एटम लिए जा रहे हैं, कितने, सिलिकॉन एटम n एटम लिया जा रहा है, और हर एटम के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4n। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4n, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि टोटल अगर हम क्रिस्टल में एटम्स का नंबर देखें तो कुल कितने नंबर हो जाएंगे, 4n नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और उनको जरूरत होती है, कहने का मतलब है कि, और 4n जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, 4n, ठीक है ना। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 4n। लेकिन इनके लिए उपलब्ध ऊर्जा स्तर देखा जाए, इनके लिए यानी कि 4n प्लेसेस हैं एक तरह से, उपलब्ध ऊर्जा स्तर अगर हम 4n की ही बात करें तो 4n ऊर्जा स्तर भी होंगे, लेकिन उपलब्ध ऊर्जा स्तर कितने होंगे, 8n, क्योंकि एक एटम्स के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हो सकते हैं या रहने की चांसेस है, वो 8। तो n एटम है तो 8n होंगे, तो 8n ऊर्जा स्तर होंगे। कितने होंगे, 8n विविक्त ऊर्जा स्तर होंगे, ठीक है ना। तो ये कब होगा, ऐसा कब होगा, क्रिस्टल में। हमने ये 4n कब लिखा है, क्रिस्टल में इतने ऊर्जा होंगे। अगर मान लीजिए उसमें 4 इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना है, तो अभी हमने बताया ना कि एक एटम्स अगर दूसरे एटम्स के पास आया तो हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बदल गया ना, 4 हो गए। तो कहने का मतलब अगर n एटम्स हो गए तो कितने एनर्जी लेवल हो गए, 4n एनर्जी लेवल हो गए। लेकिन हर एटम्स के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होती है, यानी उनके पास जो है उपलब्ध ऊर्जा स्तर की अगर बात करें, यानी लेवल की बात करें, तो वो 8 लेवल होंगे। कितने लेवल होंगे, 8। और n एटम्स में कितने लेवल हो जाएंगे, 8n एनर्जी लेवल होंगे, 8n ऊर्जा स्तर उपलब्ध होंगे।
ठीक है। भले उसमें 4n पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और मतलब 4n पे इलेक्ट्रॉन होंगे, पाए जाएंगे, और 4n क्या होगा, खाली होगा। लेकिन स्थान तो मिलेगा, यानी कि 4n एनर्जी लेवल ये भी रहेगा। 4n एनर्जी लेवल यानी कुल 8 एनर्जी लेवल में 4n का जो ऊर्जा स्तर है 4n, उस पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 4n जो एनर्जी लेवल होंगे वो खाली होंगे। वो क्या होंगे, खाली होंगे। तो समझ में आया बात कि जब सिंगल एटम्स होता है, जब सिंगल एटम होता है तो उसके बाहरी कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, हम एसपीडीएफ की बात नहीं करते क्योंकि एसपीडीएफ उप सेल की बात करते हैं। तो सेल के अंदर भी सेल होते हैं जिनको उप सेल कहते हैं, और उसमें जो उप कोश होते हैं वो एसपीडीएफ की तरह होते हैं। हर उपकोश की एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, जिसको हम लोग एल बराबर 0, एल बराबर 1, एल बराबर 3 ऐसे हम पता करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कोश की बात करें तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सारी कक्षाओं चारों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम होगा, सरसम होगी, तो उनके लिए एक एनर्जी लेवल होगा, है ना, एक एनर्जी लेवल होगा, दिखाएंगे अगर हम इस तरह से तो। लेकिन जब एक एटम्स के पास दूसरा एटम्स आता है तो उन दोनों एटम्स के आने से जब दो कक्षाएं एक दूसरे के पास आते हैं या ओवरलैप करती हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन उनके इलेक्ट्रॉन, इसके नाभिक उसके नाभिक के बीच अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स लगता है, एक सिस्टम बनते हैं। यानी कि उनकी जो हर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी अब चेंज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, डिस्टेंस पे। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन के इन चारों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, इन चारों की एक जैसी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए चारों इलेक्ट्रॉन की किसी भी इन चारों इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस अलग अलग नहीं है, अरे सेम नहीं है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन पास आ गए, अरे सॉरी एटम्स, तो चारों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल अलग अलग हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। लेकिन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन के रहने के स्थान हैं, 8। तो उपलब्ध लेवल कितने हैं, 8। यानी कि 4 और हैं, हो सकते हैं, उनको स्थान है, भले वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन अगर किसी की एनर्जी ज्यादा हो गई तो वहां जाके रह सकता है, यानी स्थान उपलब्ध है। मान लीजिए कि स्थान है। तो अगर हम n एटम्स ले आएंगे तो कुल एनर्जी लेवल कितने हो गए, 4n। लेकिन होने के उपलब्ध कितने हैं, 8n। भले 4n पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 4n पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, ये खाली है, लेकिन टोटल एनर्जी लेवल कितना मौजूद होता है, 8n। कितना होता है, 8n, ठीक है ना। एक एटम्स की बात किया हमने, अगर पास पास आए तो 4 एनर्जी लेवल बने, उसी तरह से n एटम्स आ गए तो 4n एनर्जी लेवल बनेंगे। लेकिन उपलब्ध एनर्जी लेवल कितने हैं, 8n, क्योंकि लास्ट कक्षा में रहने का स्थान कितना है, 8 इलेक्ट्रॉनों के हैं कितने, 4, तो 4n होंगे। लेकिन टोटल उपलब्ध ऊर्जा स्तर 8n होंगे, भले उसमें 4n पे इलेक्ट्रॉन होंगे और 4n पे नहीं होंगे, ये खाली होगा। लेकिन अगर कोई यहाँ का नीचे वाला इलेक्ट्रॉन, इस वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहे तो जा सकता है, वहां उसके रहने का स्थान रहता है, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह से आपने दोहरा दिया कि अगर कोई एटम होगा, सिंगल एटम होगा, तो उसका एक एनर्जी लेवल होगा चारों इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर कोई एटम्स इसके पास आएगा तो एक ही एटम नहीं, बहुत सारे एटम इसके आसपास आएंगे और सबकी अपनी एक इंडिविजुअल स्थिति होगी, सबका अपना पोजीशन फिक्स होगा। अगर देखा जाए तो सबकी पोजीशन क्या है, एक तरह यूनिक पोजीशन है ना। अब कोई एक दूसरे से समान दूरी पर नहीं रहता है। एटम्स के 4 एटम्स होते हैं, एक ये हो गया, एक इधर, एक इधर, ठीक है। इसी तरह से सबकी अपनी यूनिक पोजीशन होती है, सबकी अपनी क्या होती है, यूनिक पोजीशन होती है, ठीक है ना। यानी कि
ऐसा नहीं है कि इसके इधर जितने इलेक्ट्रॉन और एटम्स हैं, ठीक है ना, इतने उसके उधर भी हों। सबकी अपनी अपनी यूनिक पोजीशन होती है। तो इसकी अगर बात करें तो इसके इधर हो सकता है 2 एटम्स हों, इसकी बात करें हो सकता है 3 एटम्स हों, इसकी बात करें मतलब हर एक की अपनी पोजीशन होती है, उसके आगे पीछे अनइक्वल नंबर में एटम्स उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके इधर 2 एटम्स हैं तो इसके इधर भी 2 ही एटम्स होंगे। अगर इसकी बात करें तो इधर 3-4 हो सकते हैं, इधर 7-8 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जब वो कहने का मतलब है कि जब वो क्रिस्टल फॉर्म में आते हैं, यानी कि सिलिकॉन के जब एटम पास पास आते हैं तो वो फॉर्म क्या बना लेते हैं, सबके इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, यानी भिन्न भिन्न हो जाती है। यानी कि एक एनर्जी लेवल जो होता था एक सिंगल एटम्स का, वो कई पार्ट में टूट जाता है। अब जाहिर सी बात है कि कहने का मतलब होता है कि कहने का मतलब ये हुआ कि n बराबर अगर नंबर देखा जाए तो लगभग 6 × 10 के घाते इतने एटम्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि इतने एटम्स होते हैं तो इतने एनर्जी लेवल भी होंगे। अगर इसमें हम 4 से गुणा कर दें, हर एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने एनर्जी लेवल्स होंगे। और सभी एनर्जी लेवल को अगर हम दिखाया जाए तो देखेंगे पास पास आते हैं, यानी एकदम इस तरह से बनते हैं। तो वो देखने पे क्या लगता है कि वो एक बैंड की तरह दिखाई देता है, संतत बैंड बना लेते हैं, ठीक है ना। क्या बना लेते हैं, बैंड्स बना लेते हैं। भाई इसकी संख्या कम थोड़ी है, 10⁻23 एटम्स होते हैं क्रिस्टल में, तो 4n है और 4n n एटम्स है। क्रिस्टल में ले लिया जाए अगर कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल, तो उन्हें देखा जाए कितने एटम्स होते हैं, तो इतने एटम्स होते हैं। और हर एटम का 4 एनर्जी लेवल होगा जब वो क्लोज आएंगे, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी लेवल इतना हो जाएंगे। लेकिन स्थान उनके 4 और होते हैं, 8n होते हैं, तो 4n जो बनेंगे उस पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी इतनी एनर्जी लेवल इतने पास पास होंगे, क्लोज होंगे कि वो क्या दिखाई देंगे, बैंड्स दिखाई देंगे। और 4n ऐसे होंगे जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन उनके रहने के चांसेस है, मतलब स्थान उपलब्ध रहता है, ठीक। चलिए, तो ये हमने एक एटम्स लेकर के और एटम्स का ग्रुप लेकर के समझाया कि कितने एनर्जी लेवल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर एक एटम्स की बात करें तो एक इंडिविजुअल एनर्जी लेवल होता है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करें तो नंबर्स ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं जो बहुत पास पास होते हैं, क्लोज होते हैं, जो कैसे दिखाई देते हैं, बैंड्स की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन जब एटम्स क्रिस्टल फॉर्म में आते हैं तो वो बैंड कैसे बनते हैं, मतलब 4n बीच में गैप होता है कि ओवरलैप होता है कि बहुत ज़्यादा गैप होता है, वो कैसे बनते हैं। तो हर मटेरियल के, चाहे कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो, सबकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है उस बैंड्स को किस तरह से रखते हैं। कहने का मतलब है कि उसको आप विभक्त रूप में रखेंगे कि कंबाइन रूप में रखेंगे, है ना, कि कम दूरी पे रखेंगे, कैसे कैसे रखेंगे उसको एक ग्राफ द्वारा समझते हैं, ठीक है ना। तो सभी मटेरियल में हम देखेंगे कि जो बैंड्स बनते हैं वो अलग अलग टाइप के बनते हैं उनके नेचर के हिसाब से, है ना। हालांकि 4n एनर्जी लेवल यानी 8n एनर्जी लेवल कुल होते हैं क्रिस्टल में, अगर उसमें n एटम है तो, है ना। अब उसमें क्या होता है कि क्रिस्टल के अंदर वो बैंड्स बनते कैसे हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि जो बैंड्स बनते हैं क्या 4n आपस में शामिल मिले होते हैं,
कि 4n अलग होता और बाकी का 4n अलग होता, उनके बीच में कुछ गैपिंग होती है, या कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं उनके बीच की गैपिंग बहुत कम होती है। तो उसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग देखते हैं, ठीक है, जिसको ठोसों का बैंड सिद्धांत कहते हैं। एक ग्राफ है, उस ग्राफ को हम जो है किताब में आपके एनसीईआरटी के दिया हुआ है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो फिर उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और इस ग्राफ में क्या क्या है वो भी हम समझाएंगे। इसमें जो है क्षेत्र बांटा गया है, 4 क्षेत्र बांटा गया है, ABCD, ठीक है ना। तो एक क्षेत्र ये है, इसको A क्षेत्र कहा है जब परमाणु एटम के फॉर्म में हो, विलगित परमाणु, विलगित परमाणु। और यहाँ पे सिलिकॉन का उदाहरण लिया गया है। फिर एक क्षेत्र V होता है, ये ऊपर एनर्जी लेवल्स होंगे और नीचे एटम्स की स्पेसिंग होगी, अनुमानित दूरी है। ये ग्राफ है, यहाँ पे अनुमानित दूरी लिया गया, दिख रहा है। इधर ये अनुमानित दूरी है एटम्स के। जब एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं तो विलगित परमाणु के रूप में होते हैं, जैसे जैसे क्लोज आते हैं बैंड्स में क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में, ठीक है ना। एक यहाँ पे ये वाला बी क्षेत्र है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। एक छोटा पतला सा सी क्षेत्र होता है। इसके बाद फिर डी क्षेत्र होता है जिसकी हमको अध्ययन करना है। इधर ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि हमने सिलिकॉन का उदाहरण लिया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एटम्स पहले दूर दूर थे, जब दूर दूर रहते हैं तो विलगित में है, तो हम एसपीडीएफ की बात करें तो जैसे कि ये अभी हमने कहा लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो न्यूक्लियस से इतना बंधे होते हैं कि बाहरी एटम्स के इलेक्ट्रॉनों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए हम उसको ध्यान नहीं देते। हम केवल एटम्स के जो लास्ट के बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जिसको हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना, उस अभी बाद में लिखवाएंगे तो उस पे बात करते हैं। तो उसी की बात करेंगे क्योंकि वही प्रभावित होते हैं, वही क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं दूसरे एटम्स के न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन से, अंदर वाले नहीं। ठीक है, तो सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। तो सिलिकॉन के हमने देखा था कि लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन 2 s में रहते हैं, है ना, और 2 p में रहते हैं। और p में रहने की संभावना कितनी है, 6, इसमें तो फुल है 2, यानी कि 2n इलेक्ट्रॉन। अगर n एटम्स लिया गया है, सिलिकॉन का l एटम लिया गया है, सिलिकॉन का n एटम अगर लिया गया है तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, 2n। p में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n, लेकिन संभावना कितनी होती है, 6n रहने की। ठीक है ना, प्लेसेस कितने हैं, 6, जिसपे 2 में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना, और 4 में नहीं रहते। ठीक है ना, 4 में नहीं रहते। तो कहने का मतलब है कि S यहाँ S पे है, यहाँ पे P है, तो इसको हम लोग L बराबर 0 अवस्था कह लेते हैं, L बराबर 1, जिसको हम लोग कक्षीय क्वांटम नंबर कहते हैं।
जो S के लिए L बराबर 0 बताता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और P के लिए L बराबर 1, यानी ये अवस्थाएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि यस में क्या है, दिया हुआ है कि n एटम्स लिए हैं, तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2n इलेक्ट्रॉन होते हैं। अवस्थाएं मतलब है कितनी है, इलेक्ट्रॉन रहने के कितने स्थान है, 2, तो n एटम्स में कितने स्थान हो जाएंगे, 2। ये अवस्था है, अवस्थाएं, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। यस में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। कितनी अवस्थाएं, 2, n एटम्स में 2n हो जाएंगे। उसी तरह से p में कितने स्थान है, 6, एक एटम में, तो n एटम में 6n अवस्था हो जाएगी। लेकिन p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, n एटम में 2n इलेक्ट्रॉन है, जिसको हमने यस लेवल को हमने L बराबर 0 लेवल बता दिया, और P को L बराबर 1 अवस्था में। ठीक, तो P में कुल 6n, अगर n एटम लिया गया है तो 6n अवस्था है, स्थान है, जिनकी 2 अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन है, 4 में नहीं है, 2 में है, 4 में नहीं है। यस में 2 अवस्थाएं होती हैं, दोनों पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों भरा हुआ है और ये खाली है। ठीक है ना, उपलब्ध स्थान उतने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि ये दूरी जो है, ये क्षेत्र ऐसा है कि जब एटम्स दूर दूर हैं, यानी एटम्स विलगित अवस्था में है, क्या है, दूर दूर है, उस पर एक दूसरे एटम्स का कोई प्रभाव नहीं है, तो sp के रूप में 2 एनर्जी लेवल पाए जाते हैं एक एटम्स के। बाहरी कक्षा की बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, क्योंकि वही प्रभावित होते हैं, अंदर वाले नहीं प्रभावित होते हैं। ठीक, अब जैसे जैसे हम एटम्स की दूरी को कम करते जाते हैं, ये दूरी जैसे जैसे एटम्स को पास लाते जाते हैं, यानी कि जब बी क्षेत्र में आते हैं, अब बी क्षेत्र क्या कहलाता है कि अब जो है एटम्स को पास लाया जा रहा है। तो जब हम पास लाएंगे तो एक एटम्स के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, अट्रैक्शन, रिपल्शन होता है। नाभिक उन एक दूसरे के नाभिक क्या करते हैं, अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन होता है, यानी उनके सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा, वो अब धीरे धीरे क्या हो रही है, बदल रही है। पहले क्या थी, चारों की एक समान थी, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, चारों की एक जैसे, या आप sp के रूप में कह दें तो p की अलग, s की अलग, जिसको हम लोग L1 और 0 कह दें, 2 एनर्जी। sp के रूप में करें तो 2 लेवल पाए जाएंगे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के लिए। अगर कोश की बात करें, n की बात करें, तो चारों की सरसम होती। अब उसके पास जब दूसरा धीरे धीरे आएगा तो ये चारों इलेक्ट्रॉन इन चारों इलेक्ट्रॉन से रिपल्स होंगे, ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके प्लस से अट्रैक्ट होगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके प्लस से अट्रैक्ट होगा, इनके सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे प्रभावित होगी, यानी कि अब एक नहीं रह पाएगी, बल्कि उन चारों इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो किताब में जो 4n दिया है, तो अब चारों इलेक्ट्रॉन के 4 एनर्जी लेवल हो जाएंगे, क्योंकि चारों की एनर्जी भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन एक एटम के हैं तो 4 एनर्जी लेवल हो गए, लेकिन अगर n एटम्स हैं तो कितने हो जाएंगे, 4n। वैसे उपलब्ध लेवल कितने हैं, 8n है। अब इनमें बंटवारा कैसे होता है ये आगे देखेंगे। अब जैसे जैसे उनको क्लोज लाया जाता है तो हम क्या देखते हैं, देखा क्या जाता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों और इसके जो इलेक्ट्रॉन दोनों के एनर्जी लेवल जो है वो बदल जा रहे हैं, एक के बजाय कई एनर्जी लेवल हो जाते हैं, यानी कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है, ऐसे। ठीक है, उसी तरह से s वाले इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, कुछ की एनर्जी जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, कुछ की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको ऐसे बना लें, ये वाला मिटा करके, जैसे किताब में बनाया है यहाँ पे।
और कुछ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या हो जाती है, वो घट जाती है, यानी कुछ की कम कुछ की ज़्यादा हो जाती है, यानी कि इस तरह से ये ग्राफ आता है। ठीक, देखिए अभी हम बी छेद की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखें यहां पे कुल 6n अवस्था थी। ठीक, और कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2n इलेक्ट्रॉन, अगर n एटम होंगे तो। उसी तरह से यहां पे 2n अवस्था थी और 2n इलेक्ट्रॉन भी थे। अवस्था का मतलब रहने का स्थान, प्लेसेस थे। n लगा है कि n एटम, यहां पे कुल 6 प्लेस थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कुल 2 प्लेसेस है, दोनों पे इलेक्ट्रॉन है। n से गुणा हो गया तो n प्लेस हो गए, n है ना, 6 के n से गुणा हो गया तो 6n प्लेसेस हो गए ना, क्योंकि अब n एटम्स हैं। ठीक, अब देखा क्या गया कि इसमें जब पास आया तो कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो बढ़ गई और कुछ इलेक्ट्रॉन हो गए जो कि घट गई। ठीक है ना, और उसी तरह उसमें भी देखा गया कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, यानी वो ऊंचे लेवल में चले गए, और कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट गई जो नीचे लेवल में आ गए। और एक स्थिति यहाँ पे ये जो दिख रहा है, इस पे देखा गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी एनर्जी एक जैसी थी, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हुए कि जिनकी एनर्जी क्या थी, एक जैसी थी, यहाँ पे आकर के ये मर्ज कर गए। अब उसमें क्या थे कि 2n एनर्जी लेवल इसके अंदर बन गए। कितना, 2n एनर्जी लेवल। देखिए मेन एनर्जी लेवल तो ये था, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, 2n इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल क्या हो गए, एनर्जी बढ़ गई तो एनर्जी लेवल ऊपर चले गए, और कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल घट गई तो वो अब इसके अंदर वो नीचे चले, उनका एनर्जी लेवल क्या हो गया, नीचे चला है। तो ये जो बीच में देखा है कि इसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल शामिल है, बहुत सारी एनर्जी लेवल, यानी कि इसमें कुल 2n एनर्जी लेवल हैं। कितने हैं, 2n एनर्जी लेवल। और सब एनर्जी लेवल एक दूसरे पे ऐसे हैं, एक दूसरे के साथ, कि वो देखने पे क्या एक बैंड की तरह लगते हैं, यानी कि वो बहुत सारे बैंड्स के लेवल में क्या हो गए, टूट गए। अब सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं रही, ना यहाँ के इलेक्ट्रॉनों की, ना यहाँ इलेक्ट्रॉनों, सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग हो गई, कुछ की इतनी, कुछ की इतनी, यानी कहने का मतलब है कि कुछ की इतनी, 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 ऐसे ऐसे करके ये बैंड्स में टूट गया, ऐसे ऐसे करके। और कुछ बीच में अंतराल, गैपिंग पा गई कि इस एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतराल मिल गया है बीच में। ठीक, अभी और भी क्लोज जाना है एटम्स को, अभी और क्लोज, एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो 2 से 3 एंगस्ट्रॉम तक जाना, जिसको हम लोग R0 से अंतरा परमाणु का स्थान कहते हैं। जो 2 क्रिस्टल के भीतर असल में जो 2 एटम्स के बीच का जो गैपिंग होता है उसको R0 कहते हैं, और इतनी 2 से 3 एंगस्ट्रॉम होती है। अभी क्या होता है कि जब हम और आगे बढ़ते हैं, सी क्षेत्र में जाते हैं, तो सी क्षेत्र में क्या देखते हैं कि अंतराल गायब हो जाता है, यानी मिक्सअप होने लगता है। सबका क्या होने लगता है, मिक्सअप, यानी कि सभी जो बैंड्स थे ये और ये, यहाँ तो अंतराल था, गैपिंग थी, ये आपस में मिक्स हो गए, सभी आपस में क्या हो गए, मिक्सअप हो गए एक तरह से, सब बैंड्स आपस में, यानी उनमें सभी ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन पाए जाने लगे। जैसे कि इसकी एनर्जी कुछ और, इसकी कुछ और, इसकी कुछ और, इसकी कुछ और, इसकी कुछ और, बीच में भी कुछ एनर्जी का लेवल होना चाहिए था, नहीं मिला, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पे, यानी सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग है तो एनर्जी भी अलग होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए गए।
लेकिन जैसे हम और स्पेस को कम किया तो देखा कि ये बैंड्स आपस में मिल गए यहाँ पे, यानी अब हर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाने लगे, यानी यहाँ पर भी मिलने लगे, यहाँ पर ये जो गैपिंग था वो खत्म, लेकिन अभी नहीं, अभी एक्चुअल डिस्टेंसिंग नहीं आया। अब यहाँ पे जब डी से शुरू होता है, यहाँ पे वास्तविक दूरी की बात करें, वास्तविक दूरी अब जो है जिसको हम लोग R0 कहते हैं, जो 2 या 3 एंगस्ट्रॉम होती, यहाँ आने पर हम क्या देखते हैं कि फिर से इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल थे वो दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गए। अब इलेक्ट्रॉन जो है कि जो एनर्जी लेवल थे उनका फिर से समूहन हो गया, यानी कि वो दो पार्ट में चेंज हो गए, है ना। और वो दो पार्ट में चेंज जैसे कैसे हुए, वो इस तरह से, यानी यहां से एक ऐसे बन गया, ठीक है, और एक हुआ, और ये तो गया ही था इस तरह से, ठीक। ये डी क्षेत्र है, और एक वाला ये था ही, यानी कि इस तरह से जो मिक्सअप हुआ था वो भी अब दो बैंड्स में, मतलब दो अलग अलग ग्रुपों में बंट गए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि आगे जाने के बाद सिर्फ दो बैंड्स बचे, है ना, जिसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल है, एक ये बचा और एक ये, उसको मैं अलग से बनाऊंगा, ये किताब में दिया हुआ था। ठीक है ना, ये जाकर के यहीं समाप्त हो गया, ये वाला है एक, और एक ये वाला है, और एक ये वाला है, ठीक है। यानी डी क्षेत्र में जो है फिर से इन जो पूरे बैंड्स जो थे वो दो ग्रुप में बंट गए, कुछ बैंड यहां मिले और कुछ बैंड एनर्जी के कहां मिले, यहां मिले, यानी कि ये क्षेत्र और ये, इसमें बैंड्स एनर्जी के मिले और इस बीच में एनर्जी का बैंड नहीं मिला, ये अंतराल गैपिंग हो गया। क्या हो गया, ऊर्जा अंतराल जिसको कहते हैं, बाद में अभी हम लिखवाएंगे। मतलब वो ऊर्जा अंतराल का मतलब होता है कि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, किसी भी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इस बीच की जो एनर्जी थी उस एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मिले और इसके ऊपर के एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन मिले, बीच के एनर्जी के इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, मतलब वो गैपिंग हो गया। मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला ना, उसका एनर्जी लेवल तो होंगे लेकिन यहाँ पे उस एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, ये देखा गया, ठीक है ना। जो डी क्षेत्र कि जब इनको एनर्जी को मापा गया तो ये देखा गया कि इतने एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलते हैं और फिर इस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, यानी इन बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रह सकते हैं या तो फिर यहाँ रह सकते हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि जो 8m प्लेसेस थे वो दो भागों में टूट गया, यानी कि यहाँ पे 4n एनर्जी लेवल और यहाँ पे 4n एनर्जी लेवल, यानी कि कुल स्थान कितने थे, उपलब्ध ऊर्जा स्तर 8n थे, और वो 8n क्या हुआ, दो पार्ट में टूट गया, 4n ऊर्जा लेवल यहाँ बन गए और 4n ऊर्जा लेवल यहाँ बन गए, ठीक है ना। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है पाए गए और यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 4n एनर्जी लेवल यहाँ और 4n एनर्जी लेवल, क्योंकि कुल कितने लेवल होने चाहिए, टोटल यहाँ कितने थे, 8n एनर्जी लेवल थे,
यानी प्लेसेस थे 8n, जिसमें कि 4n एनर्जी लेवल यहाँ बन गया, 4 एनर्जी लेवल यहाँ पे, जिसपे इलेक्ट्रॉन पाए गए और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया, और बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा। यानी कि दो बैंड्स बन गए अलग अलग। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो हम सिलिकॉन की बात करें, किसी और मटेरियल की नहीं। तो सिलिकॉन में बारीक कक्षा में कुल कितनी अवस्थाएं होते? 8 एक एटम में, n एटम में 8n अवस्थाएं होंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एटम्स का ग्रुप ले लिए तो ऊर्जा स्तर कितने हो जाएंगे? 8n हो जाएंगे। तो उस 8n ऊर्जा स्तर में दो पार्ट हो गया, 4n खाली और 4n भरा हुआ। यानी इस 4n जो ऊर्जा स्तर हैं उन पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 4n इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये 4n इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा स्तर है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला बैंड अगर हम बनाए, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नहीं तो किताब में दिया हुआ है। तो उसको हम अलग से अगर बनाए तो एक तरह से इस लाइन को अगर हम एनर्जी से दिखाएं तो एक ये मिला और एक ये मिला, यानी यहाँ पे बहुत सारे बैंड बन गए। अब 4n बैंड्स हैं, सब आपस में एक दूसरे के ऊपर है, तो ये देखने पे क्या लगता है? बैंड्स की तरह लगते हैं, है ना। यहाँ पे 4 एनर्जी बैंड 4n पाए गए और यहाँ पे 4n, इन पे 4n इलेक्ट्रॉन पाए गए और यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन था। बीच की ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया, जिसको हम लोग ईजी ऊर्जा अंतराल कहते हैं, फॉरबिडन गैप, ठीक। तो ये एटम्स के नेचर पर डिपेंड करता है। जो ये एनर्जी गैप जिसको हम ऊर्जा अंतराल कहते हैं, ये जो मटेरियल के नेचर प्रकृति पे निर्भर करता है। किसी मटेरियल में ये गैप बिल्कुल नहीं होता है, ओवरलैपिंग होती है दोनों में, और कोई मटेरियल ऐसा होता है जिसमें बहुत कम होती है, कोई मटेरियल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग होती है। तो इसी गैपिंग के आधार पर हम जो है इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स में डिवीजन करेंगे, मतलब अंतर दिखाएंगे, ठीक है। हम क्या दिखाएंगे? अंतर दिखाएंगे। एक्चुअल दूरी पर आकर के सेट होते हैं तो 8n एनर्जी जो लेवल्स होते हैं वो दो भागों में टूट जाते हैं। 4n एनर्जी लेवल बन जाते हैं अलग और 4n बन जाते हैं अलग, और बीच में गैपिंग हो जाती है, ठीक है ना। यानी यहाँ के एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता यहाँ पे। तो ये भरे होते हैं, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लेवल पे, हर लेवल पे इलेक्ट्रॉन होता है, और ये लेवल खाली मिलता है जिसपे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन रहने का स्थान है। चाहे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जा करके रह सकता है, लेकिन उसको उतनी बाहर से एनर्जी देने पड़ेगी इस गैपिंग के बराबर। इस गैपिंग के बराबर इसको एनर्जी मिल जाएगी तो ये जाकर यहाँ रह सकता है, ठीक है ना। तो यही इस ग्राफ में समझाया गया है कि जब भी एटम क्रिस्टल फॉर्म में आते हैं तो उनके एनर्जी लेवल एक बैंड्स के रूप में होते हैं। अब सोच ले 8n एनर्जी लेवल बनेंगे, 10⁻23 एटम्स होते हैं, उसमें 8 से गुणा करें, इतने एनर्जी लेवल होते हैं। तो अगर उनको दिखाया जाएगा सब पास 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 में होंगे तो सामने से देखने पे क्या लगेगा? एक बैंड जैसे कंटिन्यूअस दिखेंगे, एक बैंड। लेकिन इनका जो नेचर है इस क्रिस्टल का, सिलिकॉन के, कि वो बैंड्स दो ग्रुप में पाए जाते हैं, एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप यहाँ। ये 4n याद रखिएगा सिलिकॉन के लिए है। अगर हम सोडियम लेंगे तो ये 4n अलग रहेगा, क्योंकि इसके बारीक कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। जर्मेनियम के लिए ही बनेगा। तो इसमें ये देखा गया कि जब एक्चुअल डिस्टेंस पे एटम्स आए तो वहाँ पे वो 8n जो एनर्जी लेवल थे वो विभक्त हो गए, 4n अलग बना लिए, 4n अलग बना लिए, बीच में एक अंतराल बन गया, और इस 4n पे इलेक्ट्रॉन पाए गए थे और इस 4n पे खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, और इस बीच में यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई लेवल नहीं पाया गया, क्योंकि इस बीच की एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं गया, तो ये खाली गैप हो गया। तो एक लेवल यहाँ बैंड बना और एक बैंड यहाँ बना, और इसे ऊर्जा अंतराल कहते हैं, जिसको हम ईजी से दिखाएं, एनर्जी गैप। यानी कि इस
के अंदर की एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया एक्सपेरिमेंटली। ठीक, तो यह है ठोसों में ऊर्जा बैंड, ठोस का ऊर्जा बैंड सिद्धांत। और इसी के आधार पर हम अब चालक, कुचालक और अर्धचालक में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है ना, क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए, चालक का नेचर, कुचालक का नेचर और अर्धचालक का नेचर कुछ ऐसा होगा कि देखेंगे कि जो चालक होंगे उसमें एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं मिलेगा ड्यू टू नेचर ऑफ दिस दैट मटेरियल। अर्धचालक में देखेंगे कि ये जो है बहुत कम गैपिंग रहेगी, नेचर ऑफ दिस दैट मटेरियल। और हम लोग इंसुलेटर में देखेंगे कि ये गैपिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है ना, तो इस एनर्जी लेवल जो गैप है उसके आधार पर, ये बैंड्स के आधार पर हम लोग अंतर दिखा देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे कि देखिए, कहने का मतलब है कि जो सिलिकॉन एटम्स होता है वो पड़ोसी एटम से सहसंयोजक बंध द्वारा बंध बना करके अपना स्टेप पूरा करता है। जैसे ये सिलिकॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये जब क्रिस्टल फॉर्म में आता है तो एक पड़ोसी जो है एटम्स यहाँ पे होता है, एक पड़ोसी एटम्स यहाँ पे होता है और एक पड़ोसी एटम यहाँ, यानी हर एटम्स के चारों 4 एटम्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है वो आउटर मोस्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एटम्स के अलग अलग इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेते हैं, पेयरिंग बना लेते हैं और एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, है ना। अब जैसे कि 2 न्यूक्लियस है, एटम्स हैं, अगर 2 की बात करें तो दोनों एक दूसरे से अगर मान लीजिए साझा करते हैं तो कुछ इस तरह का बना लेते हैं, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में भी घूमेगा और इसकी कक्षा में भी घूमेगा, इसका इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में भी घूमेगा, इसमें भी घूमेगा। यानी कि अगर ये इससे साझा कर रहा है तो इसकी ड्यूटी है कि ये अपनी कक्षा में घूमेगा भी, साथ में जाकर के इसमें भी घूमेगा। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर भी घूमेगा और जाकर के इधर भी घूमेगा, लेकिन इस कक्षा को नहीं छोड़ेगा ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इसके पास इतनी ही एनर्जी है कि अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता। उसी तरह से यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसका पूरा चक्कर लगाएगा और इसका भी पूरा चक्कर लगाएगा, यानी शेयर कर लिया। और यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपना तो लगाएगा और इसका भी लगाएगा, इस तरह। उसी तरह यहाँ का मतलब चारों एटम से बंधे होते हैं सहसंयोजक बंध द्वारा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म में आते हैं। उनके पास इतनी ही एनर्जी होती है कि वो यहीं तक चक्कर लगाते हैं, कहीं दूर नहीं जाते हैं। ये अपना स्थान यहाँ से घूमना कब छोड़ेगा कोई इलेक्ट्रॉन? अगर इसे बाहर से कोई एनर्जी प्लस कर दिया जाए, एक्स्ट्रा एनर्जी इसको दे दिया जाए, तो ये क्या करेगा कि अपना चक्कर लगाते हुए जब इसका चक्कर लगाने आएगा तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, यानी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी, इसकी इतनी वेलोसिटी हो जाएगी कि वो अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर आ जाएगा, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब वो चक्कर लगाने से मुक्ति मिल गई यहाँ पे। ठीक है ना। और जो चक्कर यहाँ लगाते रहते हैं उसको हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब जो बैलेंसिंग फुलफिल करते हैं, जो संयोजकता बनाते हैं, मतलब जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो क्रिस्टल फॉर्म क्रिएशन में फॉर्म में भाग लेते हैं क्रिस्टल बनाने में, वो इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन उससे फ्री हो गए, मतलब क्रिस्टल में बाहर आ गए, उसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और या एक दूसरी भाषा में कह लें तो इसे हम लोग चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
क्योंकि चालन की क्रिया में, कंडक्शन में या करंट के बहाने में यही इलेक्ट्रॉन मदद करते हैं। तो जो क्रिस्टल से फ्री हो जाते हैं वो चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो क्रिस्टल के अंदर बंधे होते हैं एटम्स के अंदर वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी एटम्स के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो कक्षा छोड़ के बाहर चला आता है तो उसको हम लोग चालन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एक चालन इलेक्ट्रॉन होता है जो क्रिस्टल में फ्री इधर उधर घूम सकता है, और एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है जो कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता है अपने में और अपने पड़ोसी में, जिससे वो कॉम्बिनेशन किया गया है। तो अगर हम कोई पूछे संयोजकता इलेक्ट्रॉन, तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा संयोजकता इलेक्ट्रॉन वो होता है जो एटम्स के बाहरी कक्षा में होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन वो होता है जो कक्षा छोड़ करके बाहर चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, हालांकि ये तो आपके किताब में दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहले हम लोग बैंड्स क्या हो, संयोजकता बैंड्स क्या होता है, यानी इस पूरे बैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो अभी हमने देखा कि संयोजकता बैंड्स, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अभी हमने नीचे नहीं देखा था, जो 4n में इलेक्ट्रॉन थे तो उसे हम लोग संयोजकता बैंड कहते हैं। और जो बैंड खाली था, यानी ऊर्जा अंतराल जो थे जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, उसको हम चालन बैंड कहते हैं। और एक हो जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल, जहाँ पे यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? कहने का मतलब होता है कि संयोजकता बैंड के ऊपरी लेवल की एनर्जी, ठीक है, और चालन बैंड के निचले लेवल की एनर्जी के बीच का जो अंतर होता है उसे ऊर्जा अंतराल कहते हैं। फॉरबिडन गैप मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, नहीं पाए जाते, इनमें रह नहीं सकते। या तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे संयोजकता बैंड में या तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे चालन बैंड में, बीच में कहीं को रहने की कोई परमिशन नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रहने की कोई गुंजाइश नहीं है उसी को हम लोग वर्जित एनर्जी गैप कहते हैं, है ना, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल का मतलब है उस अंतराल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, रहेगा तो संयोजकता बैंड्स में या तो चालन बैंड्स में। तो पहले तीनों बैंड्स के बारे में लिख लेते हैं, फिर अंतर धीरे से। ठीक है, थोड़ा सा टाइम भी बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि संयोजी ऊर्जा बैंड या संयोजकता बैंड्स का क्या कहलाता है। ठीक है, पहला क्या है हमारा, पहला हम देख लेते हैं संयोजकता बैंड या संयोजी ऊर्जा बैंड या संयोजकता बैंड। ठीक है, पहला है संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड, संयोजकता इलेक्ट्रॉन समझ गए, एटम्स के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जो एटम्स के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वो इसको कहेंगे कि वह ऊर्जा स्तर जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, वह ऊर्जा स्तर किताब में दिया भी है, वह ऊर्जा स्तर जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं या उपस्थित होते हैं, संयोजकता बैंड कहलाता है या संयोजी ऊर्जा बैंड कहलाता है। संयोजकता बैंड कहलाता, क्या कहलाता है? संयोजकता बैंड कहलाता है। ठीक है ना,
संयोजकता बैंड में ये ऊर्जा का अधिकतम बैंड है, मतलब ये अधिकतम ऊर्जा का वह बैंड है, यह अधिकतम ऊर्जा का वह बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा पाए जाते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमेशा उपस्थित रहते हैं, पाए जाते हैं। इस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन आते हैं? इस बैंड में परमाणु के महत्तम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो जो बंध बनाने में, संयोजकता इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो साझा करने में, जो बैंड बनाने में भाग लेते हैं, जो बंध बनाने में भाग लेते हैं, जो बंध बनाने में भाग लेते हैं, जो बंध बनाने में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है ना। यानी कि ये चालन में, ये इलेक्ट्रॉन चालन में भाग नहीं लेते, यानी धारा में बहने, धारा के बहने में, यानी ये इलेक्ट्रॉन चालन में भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते। दूसरा बैंड है हमारा चालन बैंड, चालन बैंड, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कंडक्शन बैंड कहते हैं, CB। ये बैलेंस बैंड होता है, BB। ठीक है ना। कौन सा बैंड होता है, BB। अब देखो कि वह ऊर्जा स्तर जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, वह ऊर्जा स्तर जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन जो धारा के बहने में भाग लेते हैं, वही चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु की बाहरी कक्षा को छोड़ करके मुक्त हो जाते हैं, यानी जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। वह ऊर्जा स्तर जिनमें चालन इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर होते हैं, चालन बैंड कहलाता है, चालन बैंड कहलाता है, कहलाता है। ठीक है ना। जिसको हम लोग चालन ऊर्जा बैंड भी कहते हैं, चालन ऊर्जा बैंड कहलाता है, चालन ऊर्जा बैंड भी कह सकते हो। ठीक है। तो कहने का मतलब यह होता है कि ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की जो उच्चतम अनुमत ऊर्जाओं का बैंड होता है, इसमें जो अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें रहते हैं। ठीक है ना। यानी कि न्यूनतम ऊर्जा का रिक्त बैंड है। और चालकों में ये जो होता है आंशिक रूप से भरा होता है, अर्धचालकों में ये परम शून्य पे क्या होता है, रिक्त है। कहने का मतलब अभी हम लोग अंतर पढ़ेंगे तो खुद ही देखेंगे कि चालकों में यह बैंड आंशिक रूप से भरा होता है, आंशिक रूप से भरा होता है। अर्धचालकों में परम शून्य ताप पर, माने 0 केल्विन पर बात करें, परम शून्य ताप पर, शून्य ताप पर रिक्त होता है। क्या होता है, रिक्त होता है। ठीक था ना। सामान्य ताप पे रिक्त होता है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो चालकों में आंशिक रूप से भरा होता है और चालकों में परम शून्य पे रिक्त होता है। सामान्य ताप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अभी हमने कहा कि जब उसकी एनर्जी बढ़ाते हैं, उनको बाहर से हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के वो चालन बैंड में चला जाता है, यहाँ पर के होल छोड़ देता है। तो होल की जो क्रिया आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि उनके अंदर जो ऊर्जा अंतराल होता उसके बराबर अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है तब वो जंप करके चालन बैंड में
चला जाता है। ठीक है ना। अगर समान ताप पे ये पूरी तरह से रिक्त होता है, एक तरह से कह लें तो। ठीक है ना। अब वर्जित ऊर्जा बैंड फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, या इसको हम लोग बैंड ऊर्जा अंतराल कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो तीसरा हमारा है वर्जित ऊर्जा बैंड। वर्जित बैंड होता है, वर्जित ऊर्जा बैंड, या इसी को ऊर्जा अंतराल कहते हैं, ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप, अंतराल, ईजी जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल वह न्यूनतम ऊर्जा होती है ऊर्जा अंतराल ईजी, जो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में स्थानांतरण करने के लिए आवश्यक होती है। यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में स्थानांतरण के लिए आवश्यक होती है ना। चालन बैंड में स्थानांतरण के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। वर्जित ऊर्जा बैंड या ऊर्जा अंतराल ईजी कहलाती है। ठीक है ना। बैंड ऊर्जा अंतराल कहलाती है या ऊर्जा अंतराल ईजी कहलाती है, जैसा भी आप ना लिख सकते हैं। बैंड ऊर्जा अंतराल कहलाती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं बैंड ऊर्जा अंतराल कहलाती है, जिसको हम लोग ईजी कहते हैं, ईजी। ठीक है ना। इस बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, पूर्णतः खाली होता है। इस बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, पूर्णतः खाली होता है। इस बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, अभी हमने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यह पूरी तरह से खाली होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, इसे खाली होता है। या तो इलेक्ट्रॉन के रहने के चांसेस संयोजकता बैंड में है, या तो इलेक्ट्रॉन के रहने का चांसेस चालन बैंड में। इसी दो में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। संयोजकता बैंड में ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनकी एनर्जी जब हम ऊर्जा अंतराल के बराबर हो जाती है तब कोई इलेक्ट्रॉन जाकर चालन बैंड में शिफ्ट करता है, और चालन बैंड का ही इलेक्ट्रॉन चालन में या करंट के बहने में मदद करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। एक तरह से अभी हम बताएंगे कि चलिए अभी हम वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी को और भी दिखाते हैं कैसे दिखाया जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से मिटाइए। वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है, लेकिन इसको आज ख़त्म कर देंगे। शुरू में कुछ थोड़ा सा लेक्चर स्लो हो गया था। चलिए अब जो है, अब ऊर्जा बैंड के आधार पर ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अर्धचालक व कुचालक में अंतर। अब हम बैंड को एक सिंपल डायग्राम से दिखाएंगे ना। तो पहले हम बात करते हैं चालक पे। चालक के लिए कंडक्टर, ठीक है ना। ये जो लाइन है वो एनर्जी को बताएगी। तो दो बैंड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो चालक का जो नेचर होता है, दोनों में जो ऊर्जा बैंड होते हैं, संयोजकता ऊर्जा बैंड,
या संयोजकता बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं, यानी इनमें ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि रूम टेम्परेचर पे सामान्य ताप पर चालकों में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में ऑलरेडी पाए जाते हैं, इनमें जिनको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं ऑलरेडी पाए जाते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन जो चालक बैंड में पाए जाते हैं वही जो है चालन में सहयोग करते हैं, यानी करंट के बहने में मदद करते हैं। इसीलिए चालक जो होता है गुड कंडक्टर्स होते हैं। चालक क्या होते हैं, मतलब एक तरह से वही क्या कह लेते हैं, बिजली धारा के जो है अच्छे सुचालक होते हैं। जितने भी चालक होते, चालक, अर्धचालक, कुचालक, तीन चीज के बारे में हम कंडक्टर्स की बात करना है, सेमीकंडक्टर्स की बात करना है और इंसुलेटर्स की बात करना है, ठीक है। तो होता क्या, जो चालक होते हैं वो विद्युत का अच्छा चालक होते हैं। जितनी भी धातुएं हैं जिसको हम लोग चालक कहते हैं, इसका उदाहरण है धातुएं जितनी भी हैं सब अच्छी चालक होती हैं विद्युत का। क्यों? क्योंकि जो इसमें संयोजकता बैंड चालन बैंड आपस में ओवरलैप होते हैं ड्यू टू इनके नेचर की वजह से। और जो अभी हमने लिखा था कि ऊर्जा अंतराल, ये प्रकृति पर निर्भर करता है, मटेरियल के प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। अभी हमने जो लिखा था ना कि बैंड ऊर्जा अंतराल या ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जीरो भी हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, कम अधिक या शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं नोट में कि ईजी आप समझ रहे हैं, ईजी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह शून्य, कम अथवा अधिक हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो चालक में क्या होता है कि जो चालन बैंड होते हैं या संयोजी बैंड, इनके बीच की गैपिंग बहुत कम होती है, इनके लिए ऊर्जा अंतराल लगभग जीरो होता है, या तो ये ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका एक बैंड हो गया, मान लो हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, ये संयोजकता बैंड है। या तो इनके बीच ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है ना, या तो बहुत ज्यादा गैपिंग बहुत कम होती है, इतनी गैपिंग होती है। ये चालन बैंड होते हैं, यानी यहाँ पे ईजी क्या होता है, लगभग क्या होता है, जीरो। या तो आप दूसरा बना सकते हैं, इस पे यहीं पे और ये दिखा सकते हैं, इसका जो है ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं। ये संयोजकता बैंड है और ये चालन बैंड, इसको हम ऐसे दिखा दें, ये चालन बैंड है, संयोजकता बैंड को ऐसे दिखा दें, ऐसे। तो आप जैसे भी दिखाए आपकी किताब में दिया होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि रूम टेम्परेचर पे बड़े आसानी से संयोजकता के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में कूद जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चालन बैंड में यहाँ पे आंशिक रूप से भरा होता है, इसीलिए जितने भी धातुएं होती हैं वो सब चालक होती हैं, ठीक है ना, कंडक्टर्स होती हैं। क्योंकि चालक में क्या होता है, चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है, आंशिक रूप से खाली होता है। तो इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चालन में भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे चालक के हिसाब से हमने जो चालक में क्या होता है
कि एनर्जी गैप क्या होता है, पूरी तरह से जीरो होता है। ठीक, तो चालक में ऐसा होता है, कोई भी चालक पदार्थ ले लेते हैं, जैसे कोई पदार्थ चालक कब कहलाता है, तो इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना, या चालन बैंड या संयुक्ता बैंड एक दूसरे के करीब होते हैं या ओवरलैपिंग होती है, या आप दिखा सकते हैं पूरी तरह से करीब। अब अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक, अब हम जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये संयोजकता बैंड होता है, मान लीजिए इसको इस तरह दिखाते हैं, और ये जो होगा चालन बैंड होता है। अब जैसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना, इसमें एनर्जी गैप इतनी होती है, ये स्मॉलर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसमें। इसके लिए जो सिलिकॉन के लिए जो ईजी होता है वो होता है लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए ईजी होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ये चालन बैंड्स होते हैं और ये संयोजकता बैंड होते हैं। ठीक है ना, तो रूम कहने का मतलब है कि 0 केल्विन पर, परम शून्य ताप पर चालन बैंड पूरी तरह से रिक्त होता है अर्धचालक में, अभी हमने पीछे लिखा था। ठीक है ना, 0 केल्विन की बात करें तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, और अर्धचालक वो होते हैं जिसकी चालकता जो है कुचालक और चालक के बीच में पड़ती है। 0 केल्विन पर चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो 0 केल्विन पर ये पूरी तरह से अचालक की तरह ही व्यवहार करते हैं। जब हम इसकी एनर्जी जो है, जैसे हर सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए है, जब हम संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देते हैं इस एनर्जी गैप के बराबर, तब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है, कहने का मतलब वो फ्री होता है, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तब अर्धचालक पदार्थ एक चालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, आंशिक रूप से भरा होता है, लेकिन 0 केल्विन पर ये खाली होता है। ठीक है ना, और रूम टेम्परेचर पे, रूम कमरे के ताप पर ये आंशिक रूप से भरा होता है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन जो जंप करके उसमें चल जाते हैं। ठीक है ना, कमरे का ताप मतलब वही 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक, अब आता है, इसको मिटा दिया जाए, आखिरी है, तो चालक अचालक कुचालक में ये एनर्जी बैंड के हिसाब से ये दिखाया जा रहा है। ठीक ना, ये आंशिक भरे होते हैं, यहाँ लिख लीजिए आंशिक भरे होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। ठीक, अब यहीं पे बना देता हूँ मैं तीसरा जो है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको बना देते हैं यहाँ पे। चलिए, अब तीसरा पदार्थ वो होता है कुचालक पदार्थ, इंसुलेटर, जिसमें क्या होता है, वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता, नगण्य होता ही नहीं है ना, जैसे कि वो होता है जैसे कांच है, रबर है, अभ्रक है, प्लास्टिक है, डायमंड है, ये सब कुचालक होते हैं। उनका जो चालन बैंड होता है पूरी तरह से रिक्त होता है। चालन बैंड क्या होता है, वो पूरी तरह से रिक्त होता है, चालन बैंड है ना। ये संयोजकता बैंड होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन इसी में, ये पूरा भरे होते हैं एक तरह से संयोजकता बैंड,
और ये एनर्जी गैप इनका बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायमंड यानी हीरे के लिए ये कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये खाली होते हैं, पूरी तरह से खाली होते हैं। जब चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, चाहे रूम टेम्परेचर हो चाहे 0 केल्विन हो, ठीक है ना, तो ये पूरी तरह से खाली होते हैं, इसके लिए कुचालक होते हैं। आप कह सकते हैं कि कुचालक पदार्थ का चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक पदार्थ, इंसुलेटर, ठीक है ना, इंसुलेटर मतलब वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेशों का प्रवाह बिल्कुल कठिन होता, कुचालक कहते हैं। कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, यानी यही तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं। सीसा, अभ्रक, हेबोनाइट, रबर, शुद्ध जल, डायमंड। तो इसमें क्या होता है, अगर बैंड की बात करें तो इसके लिए जो इसका जो चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। चालन बैंड में क्या होता है, संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं, ये तो पूरी तरह भरे होते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, जो चालन का काम करता है उसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ऊष्मा, ठीक है ना। और इसको अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी दे भी दें तो थ्योरेटिकली तो ये चालक बन सकता है। अगर हमको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा इसको एनर्जी दे दें तो ये चालक बन सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देने के बाद ये जो मटेरियल होता है वो जल जाता है, पिघल जाता है, ठीक है ना। अगर हम इसके पदार्थ के एक क्यूबिक घन मीटर की बात करें, अगर हम कुचालक पदार्थ का एक घन मीटर लें तो उसमें 10 टू पावर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक घन क्यूबिक में मीटर में, है ना। तो अगर इनको हम सारे इलेक्ट्रॉन को हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर एनर्जी दें, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 3 × 1 × 10 टू पावर -19 गुणे इतना एनर्जी दें तो सारे इलेक्ट्रॉन को देंगे। ये एनर्जी जब इनको मिलेगी, अभी हम एक घन की बात कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर हम पावर्स की बात करें तो 19 यानी 10 टू पावर 9, 3 × 1.6 इतने जूल ऊर्जा मिलेगी उसको। 10 टू पावर 9 इतनी जूल ऊर्जा, इतना अधिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इतना अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देंगे तो उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि वो मटेरियल ही जल जाएगा, मतलब पिघल जाएगा, यानी कि उसको चालक बनाने से पहले ही वो पिघल जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, थ्योरेटिकली तो ये दिख रहा है कि अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी ज़्यादा दे दें तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकता है, जो कि धारा प्रवाह में भाग ले सकता है, चालन में भाग ले सकता है, तो वो चालक बन सकता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि जो चालक पदार्थ होते हैं जैसे धातुएं हैं, उनके ठोसों में जो उनके चालन बैंड और संयोजी बैंड होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं, यानी कि चालन बैंड में रूम टेम्परेचर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से पाए जाते हैं, वो भरे होते हैं, जो कि हमारे चालन में सहयोग करते हैं। तो इसलिए सभी धातुएं क्या होती हैं, चालक होती हैं, उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना, चालक में ऐसा होता है। तो दूसरा था अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम में क्या होता है कि रूम 0 केल्विन पे जो चालन बैंड पूरी तरह से खाली होते हैं, असंयोजकता बैंड पूरी तरह से भरे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ उसको बाहर से अगर एनर्जी मिल जाए, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, तो कुछ एनर्जी मिल जाती है ताकि वो संयोजकता का इलेक्ट्रॉन, यानी उनकी जो एनर्जी गैप बहुत कम होती है, यानी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए हमने देखा 0.7 था और उसके लिए सिलिकॉन के लिए इतना। तो रूम टेम्परेचर पर अगर इतनी एनर्जी मिल जाती है तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाकर के जंप कर जाता है, तो यहाँ चालन के लिए इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जाते हैं, तो वो इस तरह से
चालक की तरह काम करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम जीरो टेम्परेचर की बात करें, जीरो केल्विन की बात करें, तो वो अचालक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि चैनल बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। आ जाइए कुचालक पदार्थ में, तो संयोजकता बैंड पूरी तरह भरे होते हैं, लेकिन चालन बैंड पूरी तरह खाली होते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इनका जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, हीरे के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो अगर इतनी एनर्जी दे दें तो इससे चालक बनाया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इतनी एनर्जी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है एनर्जी जो इसके टेम्परेचर को इतना अधिक बढ़ा देगी कि ये मटेरियल ही जल जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था एक तरह से ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, कुचालक में अंतर, कि चालक में बैंड्स क्या होते हैं, अर्धचालक में बैंड की क्या स्थिति होती है, और कुचालक में बैंड्स की स्थिति क्या होती है। तो चालक में, चालन बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए वो विद्युत के सुचालक होते हैं। और अर्धचालक में नहीं पाए जाते हैं, उनको कुछ बाहर से एनर्जी, उनको टेम्परेचर थोड़ा दिया जाता है, रूम टेम्परेचर पे होते हैं, तब वो चालन का काम करते हैं, तब जाके चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना। और रही बात कुचालक पदार्थ, तो वो चालन बैंड में बिल्कुल खाली होता है, वो रूम टेम्परेचर की बात करें चाहे कोई भी एनर्जी उनको दे दें, क्योंकि उन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनमें चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हैं, इसलिए वो विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चालन के लिए कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। अर्धचालक में भी नहीं मौजूद होता है, जीरो केल्विन पे उसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनका टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं थोड़ा बहुत चालक बनते हैं, क्योंकि संयोजकता से इलेक्ट्रॉन जम करके चालन बैंड में चले जाते हैं। और रही बात चालक की, तो चालक में क्या होता है, संयोजी चालन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप किए रहते हैं, यानी कि चालन बैंड में पहले ही से इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं जो चालन के लिए चालन में भाग लेते हैं, इसलिए चालक पदार्थ जो है विद्युत के सुचालक होते हैं उसमें, ठीक। तो ये अंतर था, ठीक। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग रियलिटी में अब पढ़ेंगे अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन, यानी कि शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन और अशुद्ध पदार्थ, यानी नैज अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है ना। प्योर इम्प्योर अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे कि प्योर अर्धचालक क्यों चालक की तरह व्यवहार नहीं करता और उसमें अशुद्धि क्यों मिलानी पड़ती है, ठीक। तो ठीक, अगले वीडियो लेक्चर में हम उसी टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।